आइए हम एक ऐसे मुद्दे से शुरुआत करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से बड़े अखबारों में और टेलीविजन के ऊपर दिखाया जा रहा है। संजय शिरसाट ये कहानी है हमारे पालक मंत्री साहब की। जब ये मामला मीडिया के अंदर उछाला गया तो उन्हें समझ में आया कि अब ये मामला अपनी कुर्सी हिला सकता है। देश के हर मुद्दे के ऊपर बोलने वाले संजय शिरसाट साहब, जब ये नया मामला सामने आया तो क्यों खामोश हो गए? मैं राजनीति के अंदर हूं, मैं सियासत के अंदर हूं, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं धन्ना सेठ बन सकता हूं, मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर से आज करोड़पति अरबोपति बन सकता हूं। ये कहानी है हमारे पालक मंत्री साहब की, जो खुद अपनी जबानी कई बार ये कह चुके हैं कि मैं तो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर से आमदार बना, आमदार से फिर मैं मंत्री बन गया हूं और अब वो समाज कल्याण मंत्री है। और समाज कल्याण मंत्री की हैसियत से उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया है, ना तो इन्होंने कभी इसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है, लेकिन अब प्रेस उनसे बहुत सारे सवाल कर रहा है। मैं भी उनसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन के करीब विट्स होटल का मामला सामने आया था कि जहां पर उनके लड़के ने, उनके परिवार के लोगों ने 60-68 करोड़ रुपए के अंदर वो होटल खरीदने के लिए बिडिंग किया था। जब ये मामला मीडिया के अंदर उछाला गया तो शिरसाट साहब ने कहा कि इतना बड़ा बऊ क्यों बनाया जा रहा है। हम 5 पार्टनर्स थे मेरे लड़के के, वो 5 पार्टनर्स मिलके 2-3 करोड़ रुपए डालेंगे और बाकी बैंक वाले जो है, अगर तुम्हारी छवि अच्छी हो तो घर पे लाकर लोन देते हैं करके। बहुत अच्छी बात है कि मेरे पालक मंत्री के घर पे बैंक वाले खुद आकर लाखों और करोड़ों रुपए का लोन देते हैं। जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्हें समझ में आया कि अब ये मामला अपनी कुर्सी हिला सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब ये मामला मेरे लिए खत्म हो चुका है, मैंने अपने बच्चे से कह दिया हूं कि अब ये मामला बंद कर दिया जाए। जब मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं खामोश। ये वही संजय शिरसाट साहब है जो सीरिया में क्या हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, ये दोनों के बारे में भी है तो आपको ज्ञान दे सकते हैं। ये वो संजय शिरसाट है जो फलस्तीन की और इसराइल की जंग क्यों हो रही है इसके ऊपर भी आपको है तो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देश के हर मुद्दे के ऊपर बोलने वाले संजय शिरसाट साहब, जब ये नया मामला सामने आया तो क्यों खामोश हो गए? अब नया मामला क्या है जो मैंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया था? वो नया मामला ये है कि MIDC का शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर आए और शेंद्रा का नक्शा बदल गया। पिछले कई सालों से लगातार वहां पर जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की जो संस्था है उसका नाम है MIDC। लेकिन MIDC जब खुद चोरी के ऊपर उतर आती है तो क्या होता है? हमने चिकलठाना इंडस्ट्रियल एरिया देख लिए, जहां पर किसी जमाने के अंदर लाखों कामगार वहां पे रोजगार करते थे, वहां पे इंडस्ट्रीज चलती थी। आज वहां पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आकर खड़े हो गए हैं। फायदा किसको हुआ? तो वो बिल्डरों को हुआ। दूसरा फायदा किसको हुआ? तो MIDC के वो भ्रष्ट अधिकारियों को हुआ। और तीसरा फायदा जो है वो पालक मंत्री, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उस वक्त के सुभाष देसाई साहब, जब हमने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि इन्होंने 100 करोड़ रुपया यहां से लेकर गए हैं चिकलठाना इंडस्ट्रियल एरिया को, बिल्डर्स और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, धन्ना सेठ है, उनको ये इंडस्ट्रीज बेचकर उन्होंने अपना पैसा लिए और यहां से निकल पड़े। सुभाष देसाई साहब बड़े नाराज हुए मेरी पत्रकार परिषद देख के और उन्होंने बंबई के पत्रकारों से कहा कि मैं इम्तियाज जलील पर मानहानि का दावा करूंगा करके, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगा। मैं इंतजार करता रहा, 2 दिन के बाद ट्वीट किया और मैंने सुभाष देसाई साहब से कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं आपके वकील की नोटिस का। नहीं आई नोटिस। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से उनको एक रिमाइंडर भेजा, नहीं आई नोटिस। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ बेईमानी का काम किया है और अगर उन्होंने नोटिस भेजे तो मैं अदालत के अंदर, कटघरे के अंदर उन्हें भी खड़े करूंगा और MIDC के अधिकारियों को भी खड़े करूंगा। खैर मामला खत्म हो गया है। अब एक मामला शेंद्रा का आया है और उसमें MIDC ने किस तरह का खेल खेला है। सिर्फ यहाँ के पालक मंत्री, समाज कल्याण जिनके पास विभाग है,
आदरणीय संजय सिरसाट साहब, बच्चे को समाज का एक अच्छा कार्य करना था, अल्कोहल से रिलेटेड एक फैक्ट्री डालने की थी। शेंद्रा के अंदर जमीन मांगी तो MIDC वालों ने कहा कि जमीन है नहीं, लेकिन मंत्री जी है और बार बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का बड़ा करीब का हूं, अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री के पास ले जाकर तुझे खड़ा कर दूंगा करके। तो बेचारे अधिकारी भी डर के उन्होंने भी अपने काम के ऊपर लग गए। MIDC के अंदर एक ट्रक टर्मिनस की जो लैंड थी, कितनी लैंड थी वो तकरीबन 2,20,000 स्क्वायर फीट की लैंड थी, जो ट्रक टर्मिनस के लिए रिजर्व करी गई थी। MIDC ने ही किया था। इससे पहले तकरीबन 100 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने MIDC को पत्र लिखकर एप्लीकेशन देकर यह कहा था कि हमें एक्सपांशन के लिए शेंद्रा के अंदर जमीन चाहिए, यानी कि उनकी इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है। MIDC का नियम और कायदा और कानून यह कहता है कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए एक्सपांशन के लिए। अगर वो जमीन मांगता है तो सबसे पहले उसको वो जमीन देनी चाहिए उसमें। लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए मंत्री जी को तो खुश करना था, मंत्री जी के भी अपने जलवे है, उन्होंने कहा कि मुझे शेंद्रा में ही चाहिए। नतीजा यह हुआ कि MIDC ने एक प्रस्ताव तैयार किया और प्रस्ताव तैयार कर उन्होंने अपने वरिष्ठों को यह समझाने की कोशिश की कि हमारे पास 2 ट्रक टर्मिनस है। एक ट्रक टर्मिनस जिसका टोटल एरिया जो है वो 42,000 स्क्वायर मीटर्स है, वहां पे 250 के करीब ट्रक्स पार्क हो सकते हैं और इतना काफी है। दूसरा जो ट्रक टर्मिनस जो 2,20,000 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर बनाया हुआ था, यानी कि तकरीबन 5 एकड़ जगह के ऊपर, उन्होंने कहा कि अब हमको ये ट्रक टर्मिनस की जरूरत नहीं है। आज भी अगर कोई उस एरिया के अंदर गया जहां पर रेडिको कंपनी है, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की कंपनी है और वो भी कुछ शराब से ही मिला जुला कुछ बिजनेस करते हैं रेडिको वाले भी, तो वहां उसी के सामने ये लैंड को डी रिजर्व कर दिया गया। डी रिजर्व होते ही मंत्री जी ने एप्लीकेशन दे दिया, प्रायोरिटी के ऊपर लैंड अलॉट हो गया और मंत्री जी ने अपने एप्लीकेशन के अंदर ये बताया कि हम 106 करोड़ रुपए की फैक्ट्री डालने वाले हैं। अब उसमें 26 करोड़ रुपए अपने जेब से भी डालने वाले थे। मैंने सवाल उठाया कि 26 करोड़ रुपए आप कहां से लाने वाले हैं, आप ये बता दीजिए। उसमें 26 करोड़ अगर आप अपने जेब से भी डाल रहे हैं और 80 करोड़ के करीब आप बैंक से लोन दे रहे हैं, जो आपके घर पे आके आपकी चौखट के ऊपर, जैसा आपने कहा था कि बैंक वाले मेरे घर पे आकर मुझे लोन देते हैं, तो ये 26 करोड़ आपके पास कहां से आने वाले हैं। और 106 करोड़ रुपए की कंपनी बनाने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला, तब आप सोचेंगे कि सौों से लोगों को इसका रोजगार मिलने वाला है, इम्तियाज जलील गलत कर रहा है, इम्तियाज जलील क्यों इसका विरोध कर रहा है। तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 106 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाने के बाद रोजगार कितनों को मिलने वाला है, तो महज 93, जी हाँ सही सुना है आपने, 93 लोगों को, 93 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके एप्लीकेशन के उसमें ही उन्होंने बताया है कि स्किल्ड लेबर हमें इतने लगेंगे, अनस्किल्ड लेबर इतने लगेंगे, सुपरवाइजरी लेबर्स इतने लगेंगे और टोटल मिला के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, जो बार बार ये कहते हैं कि हम उद्योग ला रहे हैं और बड़ा हम लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो 93 लोगों को ये मिलेगा। अब मैं एक बात बताता हूं, बालूच के अंदर MSME के जो छोटे छोटे प्लॉट्स बनाए गए हैं, 3 एकड़ की जगह है वालूच के अंदर, वहां के ट्रक टर्मिनस के बिल्कुल बाजू, तो वहां पे 3 एकड़ के अंदर 1,000 लोग काम करते हैं, 1,000 लोगों को रोजगार वहां पे मिलता है। लेकिन मंत्री जी है 93 उन्होंने बोला MIDC ने। अब मैं MIDC की इसके अंदर किस तरह से बेईमानी है, कानून कहता है MIDC एक्ट के हिसाब से सबसे पहले तो ये है कि अगर ये लैंड डी रिजर्व कर रहे हैं, जो नियम के हिसाब से आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है वहां के प्लानिंग के हिसाब से, अगर आप डी रिजर्व कर रहे हैं तो इससे पहले जो करीब 100 से ज्यादा लोगों ने आपके पास अप्लाई किए थे कि हमको लैंड चाहिए, और जिनको आपने 2 टूक जवाब दे दिया था कि 1 इंच भी जगह आप शेंद्रा में नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आपने अप्लाई किए थे, अब आप इंटरेस्टेड है क्या ये प्लॉट के अंदर, तो आपने नहीं किया ऐसा। नियम दूसरा ये कहता है, MIDC आपका नियम है, ये कहता है कि अगर एक प्लॉट है और उससे मांगने वाले ज्यादा है तो MIDC अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को नहीं दे सकता है, इसका ऑक्शन होता है।
वो ऑक्शन के अंदर जो ज्यादा बोली लगाता है उसको दिया जाता है। फिर उसमें यह क्राइटेरिया देखा जाता है कि वो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है क्या, जेन्युइन बिजनेस करने जैसा, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है क्या, या सिर्फ पैसा आ गया है तो चलो डाल दो, कोई शराब की दुकान डाल दो, कोई एब्सोल्यूट अल्कोहल की स्पिरिट बनाने की समाज कल्याण मंत्री साहब उनका परिवार जैसा कर रहा था करके उसमें। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमने उठाया, और जो मंत्री सुबह दोपहर शाम नींद में से उठते ही मीडिया वालों को दुनिया के हर मुद्दे के ऊपर जवाब देता है, दुनिया के हर मुद्दे के ऊपर, जब अपने ऊपर कुछ बात आई तो कहता है कि नहीं मैं 8 दिन के बाद जवाब दूंगा। अब हो सकता है, मुमकिन है कि MIDC के अधिकारियों को बुलाया गया होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फेरफार कर सकते हैं। सुना है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया गया है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताया गया है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब हमको दुरुस्त करके मीडिया के सामने जाना है, तो इसलिए आप इसके ऊपर लग जाइए। तीसरी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इम्तियाज जलील ने सवाल उठाया है, तो इम्तियाज जलील के जितने विरोधी है उन सबको जमा किया गया है, और जमा करके उन्हें यह बताया गया है कि इम्तियाज जलील के खिलाफ क्या ऐसा पुरावा दे सकते हैं कि जिसके ऊपर मैं दोबारा उनके ऊपर अटैक कर सकूं, उनको भी कटघरे में खड़ कर सकूं। मैं सिरसाट साहब, आप बड़े आदमी है, पालक मंत्री है, दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ताल्लुक से अगर आपको कुछ चाहिए आप मुझे फोन करिएगा, मीडिया के जरिए पूछिएगा कि इम्तियाज जलील के पास से मुझे ये चाहिए, मैं खुद आपको ला कर दूंगा उसमें। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मुद्दा तो हम उठा लिए, अब इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, क्या सच्चाई सामने आएगी? हम आखिर जाए तो किसके पास जाए, कंप्लेन करे तो किसके पास करे? इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जिसका काम यह है कि इंडस्ट्रीज की भलाई के लिए आवाज उठाना, अगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये सोचता है कि हम सिर्फ उद्घाटनों के लिए बुलाएंगे और मंत्री जी को खुश करने के लिए उनके सामने लोटांगन करेंगे, तो ये उन्हें मुबारक। हम अपनी लड़ाई तो जारी रखेंगे, इंसाफ मिले ना मिले। हम जाएं तो किसके पास जाए? क्या पुलिस के पास जाए तो इंसाफ मिलेगा? अदालत के अंदर जाए तो क्या इंसाफ मिलेगा? या मुख्यमंत्री जो अपने आप को बड़े स्वच्छ प्रतिमा के बताते हैं उनके पास चले जाए, प्रधानमंत्री के पास शिकायत कर ले? लेकिन ये वही पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी है। जब भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उनकी बोलनी में और उनकी करनी के अंदर कितना फर्क होता है, मैं कहूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। अब आप खुद देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और समझ जाइएगा कि नेता बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। दबाव कितना भी आने दीजिएगा, ये लड़ाई इम्तियाज जलील जारी रखेगा, कोई साथ दे ना दे, मैं अकेला ही लड़ता रहूंगा, डट के खड़ा रहूंगा और अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जद्दोजहद करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी।